मैं संजय सर एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज हम लोग देखेंगे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्लास 10 का चैप्टर 2 समरी देखेंगे इसकी। मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला सफ़ेद लोगों के 3 शताब्दी के शासन के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले काले अर्थात काली चमड़ी वाले राष्ट्रपति बने। दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में पहले प्रजातांत्रिक चुनावों में श्री मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को 400 में से 252 सीटें मिली। यानी नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 400 में से 252 सीटें जीती। उद्घाटन समारोह के आज प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के खुले थिएटर में हुआ। यानी उसका उद्घाटन प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर में, ओपन एम्पी थिएटर में हुआ, जिसमें संसार के 140 देशों से भी अधिक के राजनीतिज्ञ और महान हस्तियां उपस्थित थीं। कितने देशों के? 140 देशों से भी अधिक। मंडेला कहते हैं कि कभी नहीं, दोबारा कभी भी यह सुंदर धरती किसी दूसरे का शोषण अनुभव नहीं करेगी। नेल्सन मंडेला समारोह के बाद प्रिटोरिया में खुशनुमा दृश्य दिखाई दिए, जिसमें सफ़ेद और काले सभी लोग रंग भेद को भुलाकर खुशियां मना रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के 1 लाख से भी अधिक आदमी, औरतें और बच्चे जो सभी नस्लों से संबंध रखते थे ने आनंद से गाया और नृत्य किया। कितने लोगों ने? 1 लाख लोगों से भी अधिक। 10 मई की सुबह साफ और चमकदार थी। पिछले कुछ दिनों से मैं विश्व की महान हस्तियों से घिरा हुआ था और राजनीतिज्ञों से घिरा हुआ था, जो उद्घाटन से पूर्व सम्मानित करने आए थे। यह उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका की धरती पर संसार के नेताओं का सबसे बड़ा जमावड़ा होना था। समारोह रेतीले पत्थर से बने खुले थिएटर जो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में बना था में हुआ। यह दशकों से सफ़ेद लोगों की वरिष्ठता की सीट रही थी। यानी इस पे वाइट पीपुल ही जो है राज सिंहासन पर बैठा करते थे, गद्दी पे बैठा करते थे। और अब यह विभिन्न रंगों के इंद्रधनुष और देशों के इकट्ठा होने की जगह थी, जो दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और नस्लीय सरकार को स्थापित करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे। उस सुंदर पतझड़ के दिन में मैं अपनी पुत्री, यानी उस सुंदर पतझड़ के दिन मैं अर्थात नेल्सन मंडेला अपनी पुत्री जेनानी के साथ था। उनकी पुत्री का क्या नाम था? जेनानी। ठीक। स्टेज पर मिस्टर डी क्लार्क ने सबसे पहले दूसरे उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली, सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट या डिप्टी प्रेसिडेंट। फिर थैम्बो म्बेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ ली। सबसे पहले कौन शपथ ली? क्वेश्चन पूछता है तो आप बताएंगे मिस्टर डी क्लार्क, और उसके बाद दूसरे उपराष्ट्रपति की शपथ वो लिए थे। फिर उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे थैम्बो म्बेकी प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ ली। जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और उसमें विश्वास कायम रखने की शपथ ली और अपने आप को इस गणतंत्र और इसके लोगों की भलाई में समर्पित करने की शपथ ली। इकट्ठे हुए मेहमानों और देख रहे संसार को मैंने कहा, अब नेल्सन मंडेला ने जो कहा स्पीच में वो ये है, आज हम सभी हमारी
यहाँ उपस्थिति के द्वारा नई जन्मी स्वतंत्रता को ज्ञान और उम्मीद प्रदान करते हैं। एक विशिष्ट मानवीय आपदा के अनुभव से जो इतने लंबे समय के बाद खत्म हुआ है, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता गर्व करेगी। ये सब बातें कौन कह रहा है? नेल्सन मंडेला कह रहे हैं स्पीच में। हमें जो इतने लंबे समय से दुनिया के देशों से कटे रहे, अर्थात देशों ने हमसे संबंध विच्छेद कर लिए थे, संसार के इतने सारे देशों की मेजबानी का एक दुर्लभ अवसर मिला है। हम हमारे उन सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय को अपने अधिकार में लेने के लिए आए। हम आखिर हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं। हम हमारे लोगों को लगातार जारी गरीबी, अभाव, दुख, लिंग भेद और अन्य भेदभावों से मुक्त करने की शपथ लेते हैं। कभी नहीं और कभी भी यह नहीं होगा कि यह सुंदर धरती एक का दूसरे के द्वारा शोषण अनुभव करेगी। इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी भी नहीं छिपेगा। स्वतंत्रता को राज करने दो। भगवान अफ्रीका को ऐसा वरदान दें। कुछ ही क्षण के बाद हम सभी ने अपनी आंखें भय के साथ उठाई, क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिण अफ्रीकी जेट हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों की दहाड़ का एक शानदार नज़ारा था। यह न केवल एकदम सही तालमेल और फौजी शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि एक फौज का प्रजातंत्र, एक नई सरकार जो जिम्मेदारी से और स्वतंत्रता से चुनी गई थी के प्रति वफादारी का प्रदर्शन भी था। केवल कुछ ही क्षण पहले दक्षिण अफ्रीकी रक्षा फौज और पुलिस के बड़े जनरलों, जिनकी छाती पुराने दिनों में प्राप्त रिबनों और मेडलों से सजी थी, ने मेरे सामने सैल्यूट किया और वफादारी की कसम खाई। मैं इस बात को भूला नहीं था कि कुछ ही साल पहले वे मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, अपितु गिरफ्तार करते थे। अंत में इम्पाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे को काला, लाल, हरा और नीला एवं सुनहरा रंग भी आकार के पैटर्न में छोड़ा। हमारे 2 राष्ट्रीय गानों के द्वारा यह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था और सफ़ेद लोगों का स्वप्न जो गा रहे थे, यानी उन लोगों का स्वप्न निकोसी सिकेलेल अफ्रीका, और काले लोगों का जो गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गान गा रहे थे, डाई स्टेम। यद्यपि उस दिन दोनों में से कोई भी दल राष्ट्रीय गान की सही लय को नहीं जानता था, जिसको वे दोनों नफरत करते थे, पर जल्द ही वो इसके शब्दों को दिल से याद कर लेंगे, यानी नेशनल एंथम याद कर लेंगे। उद्घाटन वाले दिन मैं इतिहास की भावना से सराबोर हो गया था। 20वीं सदी के पहले ही दशक में कड़वे एंग्लो बोर युद्ध के कुछ ही वर्ष बाद और मेरे जन्म से पहले सफ़ेद चमड़ी वाले दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने अपने भेदभाव मिटा लिए थे और अपनी खुद की ही धरती के काले लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था को खड़ा कर लिया था, उस ढांचे में जो उन्होंने बनाया था। संसार के एक सबसे कठोर
सबसे अमानवीय समाज का आधार बनाया था। अब इसी 20वीं सदी के अंतिम दशक में और एक आदमी के रूप में 8वें दशक में यह ढांचा हमेशा के लिए बदल गया था। उसकी जगह एक ऐसे ढांचे ने ले ली थी जो सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को उनके रंग और त्वचा के बिना एक समान रूप से पहचानता था। वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के सहारे आया था। वो लोग जिनके साहस और तकलीफ़ों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता और जिनकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। उस दिन मुझे एहसास हुआ, जैसा कि मुझे और दिनों में हुआ है, कि मैं केवल उन अफ्रीकी देशभक्तों का कुल जोड़ हूँ जो मेरे से पहले जा चुके थे। वह लंबी और भव्य पंक्ति खत्म हुई और अब दोबारा मेरे साथ शुरू हुई। मुझे पीड़ा हुई कि मैं उनका धन्यवाद भी नहीं कर पाया और वे वह नहीं देख पाए जो उनके बलिदान द्वारा प्राप्त हुआ। अपार्थीड की नीति अर्थात अफ्रीकी रंग भेद की नीति, गोरे काले की नीति ने मेरे देश और लोगों को एक गहरा और कभी खत्म न होने वाला घाव दिया था। उस गहरे घाव को भरने के लिए हम पीढ़ियां नहीं तो कई वर्ष अवश्य गुजारेंगे, परंतु गुलामी और पाशविकता के दशकों का एक अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव भी था, और वह यह था कि इसने ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलिस, यूसफ डैडस, बराम फिशर, रॉबर्ट सोबक्यूएस जैसे अबुझ, साहस, बुद्धि और भलाई से भरे लोगों को पैदा किया जो फिर से कभी पैदा नहीं हो सकते। शायद इस प्रकार के ऊंचे चरित्र पैदा करने के लिए बहुत गहराई वाली गुलामी की जरूरत पड़ती है। मेरा देश खनिजों और हीरे मोतियों से भरा हुआ है, ये सब नेल्सन मंडेला बता रहे हैं, जो इसकी मिट्टी के नीचे दबे पड़े हैं, परंतु मैं हमेशा से जानता हूँ कि इसकी महानता दौलत तो इसके लोग हैं, यानी इसकी महानतम दौलत, देश की महानतम दौलत तो इसके लोग हैं जो सुंदर और शुद्ध हीरों से भी सच्चे हैं। संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से ही मैंने साहस का अर्थ सीखा। समय समय पर मैंने पुरुषों और औरतों को एक विचार के लिए जोखिम उठाते और जान देते हुए देखा। मैंने पुरुषों को हमले और यातनाओं के सामने बिना टूटे हुए डटे देखा है, ताकत और हठ दिखाते हुए जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैंने सीखा कि डर का न होना ही साहस नहीं होता। मंडेला कह रहे हैं कि डर का न होना ही साहस नहीं होता, परंतु डर पर विजय पाना साहस होता है। डर पर विजय पाना, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। बिल्कुल, वीर पुरुष तो नहीं होता, ध्यान देना, वीर पुरुष वो नहीं होता जो डरता नहीं, बल्कि वह होता है जो भय को जीत लेता है। ध्यान दीजिएगा, वीर पुरुष वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बल्कि वीर पुरुष वह होता है जो भय को जीत लेता है। कोई भी जन्म से रंग, त्वचा या उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के आधार पर दूसरे व्यक्ति से नफरत नहीं करता। लोग नफरत करना सीखते हैं, और यदि वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उनको प्यार करना, प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। कितनी बढ़िया बात नेल्सन मंडेला बता रहे हैं, क्योंकि प्रेम, प्यार प्राकृतिक रूप से मानव हृदय तक आता है।
नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं कि जेल के अंदर गंभीरतम समय में भी जब मुझे और मेरे साथियों को दर्द सहने की हद तक, कहाँ तक, दर्द सहने की हद तक यातना दी गई थी, एक गार्ड के अंदर मैं मानवता की चमक देखता था। शायद 1 सेकंड के लिए ही सही, पर यह मुझे तसल्ली दिलाने और मुझे अपना काम जारी रखने के लिए काफ़ी था। आदमी की अच्छाई उस ज्योति के समान है जिसको छिपाया तो जा सकता है पर बुझाया कभी नहीं जा सकता। याद रखिए, नेल्सन मंडेला कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं। आदमी की अच्छाई उस ज्योति के समान है जिसको छिपाया तो जा सकता है पर बुझाया नहीं जा सकता। जीवन में हर आदमी के पास दोहरी बाध्यताएं होती हैं। जीवन में हर आदमी के पास दोहरी बाध्यताएं होती हैं। उसके परिवार, उसके माता पिता, उसकी पत्नी और बच्चों की बाध्यता, और दूसरी है उसके लोगों, उसके समुदाय और उसके देश की बाध्यता। एक सभ्य और मानवीय समाज में हर व्यक्ति में अपने खुद के अनुसार इन जिम्मेदारियों को पूरा करने की योग्यता होती है, परंतु दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसी जाति और रंग के आदमी के लिए जिम्मेदारियों को पूरा करना असंभव होता है। दक्षिण अफ्रीका में काले रंग वाले आदमी को, जो एक मानव की तरह जीने का प्रयत्न करता था, दंड दिया जाता था और अलग थलग कर दिया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में एक आदमी को जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता था, उसके परिवार से निश्चित रूप से अलग कर दिया जाता था और एक अलग जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया जाता था। एक गुप्त और विद्रोह का धुंधला अस्तित्व। शुरू में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर अहमियत नहीं दी, परंतु अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में मैंने पाया कि मुझे एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में जिम्मेदारी निभाने से रोका गया। मैं आज़ाद होने की चाह लिए नहीं जन्मा था, मैं आज़ाद पैदा हुआ था, हर तरह से आज़ाद जो मैं जान सकता था। मेरी माँ की कुटिया के पास दौड़ने के लिए आज़ाद, मेरे गांव से होकर गुजरने वाली नदी के पानी में तैरने के लिए आज़ाद, तारों के नीचे मेरा भोजन पकाने और धीमे से चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए आज़ाद। जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने कबीले के रिवाजों को माना, मैं आदमी या भगवान के नियमों द्वारा परेशान नहीं था। मैंने तब यह जाना कि मेरे लड़कपन की आज़ादी एक छलावा थी, जब एक नौजवान के रूप में मैंने पाया कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी थी, कि मैंने इसके लिए तड़पना शुरू कर दिया था। शुरू में एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल अपने लिए आज़ादी चाहता था, रात को बाहर रहने की क्षणिक आज़ादी, जो चाहूँ वो पढ़ने या जहाँ चाहूँ वहाँ जाने की आज़ादी। बाद में जोहान्सबर्ग में एक जवान के रूप में मैं अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने की, खुद की कमाई कमाने, शादी करने और एक परिवार रखने की आधारभूत और सम्मानजनक आज़ादी के लिए तड़पता था। वो आज़ादी जो नियमानुसार जीवन में कभी बाधित न हो। परंतु तब मैंने धीरे धीरे देखा कि न केवल मैं बल्कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। मैंने देखा कि केवल मेरी ही आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं था, बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले हर एक की आज़ादी पर प्रतिबंध था। वह समय था जब मैं
अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़ा और उसी समय मेरी खुद की आज़ादी की तड़प मेरे लोगों की आज़ादी की तड़प बन गई थी। मेरे लोगों को इज्जत से जीने की यही आज़ादी थी जिसने मेरे जीवन को गतिमय बना दिया। इसने डरे हुए युवा को साहसी में बदल दिया तथा कानून का पालन करने वाले को एक विद्रोही बना दिया। जिसने एक जीवन को प्यार करने वाले पति को बेघर आदमी में बदल दिया। जिसने जीवन को प्यार करने वाले को एक सन्यासी में बदल दिया। मैं अगले आदमी से अधिक गुणी और आत्म बलिदानी आदमी नहीं हूँ, पर मैंने पाया कि जब मुझे पता था कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं तो मेरे को मिली थोड़ी सी आज़ादी भी मुझे आनंद नहीं दे रही थी। आज़ादी व्यक्तिगत नहीं होती। यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, देखिएगा, आज़ादी व्यक्तिगत नहीं होती। मेरे लोगों में से एक के ऊपर पड़ी जंजीर भी सभी के ऊपर पड़ी जंजीरों के समान थी। मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीरें मेरे ऊपर पड़ी जंजीरें थीं। मैं जानता था कि गुलाम बनाने वाले को भी आज़ाद करना पड़ता है, जिस प्रकार की गुलाम को। वो आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी छीनता है खुद नफरत का कैदी होता है। वह पूर्वाग्रह और तंग दिमाग की सलाखों के पीछे होता है। मैं आज़ाद नहीं हूँ यदि मैं दूसरे की आज़ादी छीनता हूँ, तो ठीक उसी प्रकार जैसे कि मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाए। गुलाम बनाने वाला और गुलाम एक समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं। देखिए, ये नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की समरी, बड़ी अमूल्य समरी, क्या ही उम्दा विचार जो है नेल्सन मंडेला जी के। इस तरह से मैं संजय सर सभी बच्चों से निवेदन करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि वो इस चैप्टर की समरी को बार बार सुने, देखें, पढ़ें, एकदम तैयार कर लें। और जो है इससे बाहर से क्वेश्चन आएगा नहीं। आप जो है इसको कन्वर्ट करके आंसर में लिखना शुरू करिए क्वेश्चन के हिसाब से। यदि आपको समरी तैयार होगी तो आप निश्चित तौर पे जो है चैप्टर से आए किसी भी क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। राइटिंग स्किल और वर्ड मीनिंग तैयार कर लीजिएगा।